मैं प्रणव भाई और मेरे साथियों का और इस वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में जुड़े हुए सभी प्रेस और मीडिया के साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। कामना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। खास करके एक बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पे बात रखूंगा मैं, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश के संविधान के प्रावधान से जुड़ा हुआ है। और दूसरा एक जो काफी दिनों से अ, पूरे देश में चर्चा का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का जिसमें आज जजमेंट आया है, वो सुशांत सिंह जी के केस के बारे में मैं दोनों विषयों पे आपसे बात करूंगा और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों का स्वागत रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने दल के हित को कभी देश के हित से ऊपर नहीं रखा। देश का हित सर्वोपरि है, दल का हित कभी भी देश के हित से ऊपर नहीं हो सकता है। हमने जब भी देश के लिए सवाल खड़े हुए, देश के साथ हम खड़े रहे। इस हमारे संविधान की सबसे अहम बात जो है वो है, हम जिसे अखंडता, संप्रभुता कहते हैं, या हम सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी जिसे कहते हैं, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए हर वक्त कांग्रेस पार्टी ने चाहे जो भी करना पड़ा था वो करने की कोशिश की। मैं कांग्रेस के शासन की बात करूं तो हमने जब जब भी शासन में रहे, जो भी जगह पे कहीं ना कहीं टेररिज्म था, कहीं हमारे ही लोगों के बीच में कोई असंतोष की ज्वाला भड़की, कहीं पे नक्सलिज्म हुआ, इन सभी को देश के हित में सिर्फ कुचल देने की बात नहीं की, पर हमने हमारे लोग जहां पे थे, हमारे भारतीय लोगों के बीच में असंतोष था, तो उनसे एक संवाद किया और उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की और देश में अमन, चैन, एकता और सुख शांति बनी रहे उसकी कोशिश की। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी थे। 15 अगस्त 1985 को असम पीस अकॉर्ड उन्होंने किया, पूरे देश को बताया कि उसमें क्या प्रावधान है और क्या पीस अकॉर्ड हम करने जा रहे हैं। वहीं राजीव गांधी जी ने 25 1986 को मिजो पीस अवार्ड साइन किया, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में शांति बने उसकी कोशिश की। जहां जहां भी ऐसी बातें हुई, पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक हमने देश में अमन, चैन और शांति बनाने के लिए कोशिश की। नागालैंड अलग से स्टेट बना और नागा समस्याओं को भी एड्रेस करने की कोशिश की। हम आज भी चाहते हैं कि इस देश में कोई भी हो, कोई देशवासी है और उनके दिल में कहीं असंतोष है तो वो निकले, पर हमारा जो संविधान का फ्रेमवर्क है उससे बाहर जाके या तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए या कुछ मैंने कर दिया देखो, वो दिखाने के लिए आप इस देश की संप्रभुता, इस देश की अखंडता को नहीं तोड़ सकते। मोदी जी आए, उन्होंने 15 अगस्त 2015 को डिक्लेयर कर दिया कि मैंने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया है, नागा समस्या खत्म हो जाएगी। अब एनएससीएम आईएन के जनरल सेक्रेटरी के साथ बात हो चुकी है और हमारा ये काम ठीक हो गया, सब सहमत हो गया, सब सलामत है। जब पूछा गया कि इसकी डिटेल अब नहीं बताएंगे, बाद में पता चला कि ये पीस अकॉर्ड नहीं था, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जब बनता है तो जो भी चुनी हुई सरकारें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आसपास है, उन सबको विश्वास में लेना चाहिए। ना तो उस वक्त पे मणिपुर, आसाम या अरुणाचल प्रदेश, इनकी चुनी हुई सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया। अरे यहां तक कि नागालैंड की चुनी हुई सरकार को भी विश्वास में नहीं लिया गया। और गवर्नर साहब कुछ करें और मोदी जी डिक्लेयर करें,
ऐसी बातें हुई, बाद में जाके जब पता चला कि नहीं, ये तो सिर्फ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, कोई पीस अकॉर्ड तो हुआ नहीं है। हमने डिटेल मांगी, राहुल गांधी जी ने सवाल किया, डिटेल नहीं दी गई। ना कैबिनेट को बताया गया, ना पार्लियामेंट को बताया गया, ना आवाम को बताया गया। देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है और बात ऐसे ही चलती रही। आज कुछ जो तथ्य आए हैं, हम सब के लिए बड़े चिंता पैदा करने वाले वो तथ्य है। मैं वो भी बात आपके सामने रखूंगा कि मोदी जी ने जिसके साथ सब कुछ ठीक हो गया ऐसी बात की, वो NSCN-IM के जनरल सेक्रेटरी टी मुइवा ने जो इंटरव्यू दिया और प्रेस और मीडिया को जो कहा, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारा सेपरेट फ्लैग होगा, माने देश का तिरंगा वो नहीं मानेंगे, सेपरेट फ्लैग होगा, हमारा सेपरेट पासपोर्ट होगा और हम कभी भी नागाज, हम भारत प्रशासन के नीचे नहीं थे। अरे मोदी जी, RSS के हेडक्वार्टर में तो आप तिरंगा बरसों तक नहीं लहराया, क्या इस देश में आप नई परंपरा शुरू कर रहे हो? आप जवाब दीजिए इस देश को कि तिरंगा के अलावा कोई दूसरा फ्लैग अगर हर जगह पे शुरू हो जाएगा तो देश को आप एक और अखंडित रखने की बात कहां चली जाएगी? तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। कुछ चीजें, तथ्य बाहर आए हैं और उन्हीं तथ्यों के आधार पे मैं जो आपसे बात कर रहा हूं है। और उन वो जो तथ्य जो मोदी जी तो अभी तक बताए नहीं थे, पर आज जो खुल के बाहर आए हैं, जिनके आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूं, वो हमारी जो प्रेस रिलीज होगी उसके साथ एनेक्शर में आपको हम भेज रहे हैं, इसलिए मैं उसका पूरा डिटेल आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से चंद सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की तहत शेयर्ड सॉवरेनिटी की बात की थी, जैसा कि अग्रीमेंट की कॉपी में हम देख सकते हैं? क्या भारत की संप्रभुता से समझौता करना देशद्रोह नहीं है? मेरा दूसरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी नागालैंड के लिए अलग झंडा और अलग संविधान की बात समझौता के तहत मानी है आपने, जैसा कि तथ्यों से प्रतीत होता है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? मेरा तीसरा सवाल है, प्रधानमंत्री जी नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड के लिए असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और कुछ हिस्से म्यांमार के नेतृत्व के में सहमति बनाई है आपने? क्योंकि ये तो सारी चीजें अब बाहर आने लगी है और फिर ये समझौता मनमाने ढंग से एक तरफा ही आपने कर लिया है। क्यों आप इस देश में हमारा संविधान है, क्या कल को मेरे गुजरात राज्य का हिस्सा अगर कहीं किसी और को आप वहां बैठे बैठे सिर्फ अपने मनमाने से दे दोगे तो क्या गुजरात सहन करेगा? उसी तरह किसी भी स्टेक होल्डर राज्य का हिस्सा इधर से उधर करना संविधान का ये खिलाफ मैं मानता हूं गद्दारी है। तो मुझे इसका प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहिए और मैं आखिर में सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, गृह मंत्री जी, ये कोई आपका खुफिया सौदा नहीं हो सकता है कि देश के संविधान के तहत होना चाहिए और आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए इस देश की जनता को, ये मैं कहना चाहता हूं। अब मैं एक और विषय पे बात रखना चाहता हूं। बिहार के लिए, हम सब के लिए नाज का विषय था कि सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड युवा, बहुत कम वक्त में उन्होंने बॉलीवुड में अपना बहुत बड़ा नाम कर लिया था। अचानक उसका चले जाना हम सबके लिए दुख की बात है। हमारी पूरी संवेदना सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ है।
हमने ये बार बार मांग की थी कि इसमें सही जांच होनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और अगर कोई भी दोषी इसमें पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिहार में एक एफआईआर दर्ज हुआ। उस एफआईआर के सिलसिले में, क्योंकि बिहार की पुलिस को तो बहुत फटकार सुप्रीम कोर्ट बार बार लगा चुकी है, मुजफ्फरपुर केस से लेके बहुत थे, तो मेरे विधायक गया डिस्ट्रिक्ट के अवधेश सिंह जी ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि बिहार में एफआईआर जो हुई है उसकी जांच सीबीआई करे, और सर्वसम्मत से वो प्रस्ताव पारित हुआ था। मैंने खुद महाराष्ट्र में बात की थी कि इसमें सही जांच हो, सही न्याय मिले। बहुत बयानबाजियां होती थी कि महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही है, महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है, जांच करने के लिए होती है। दल आते हैं, दल की सरकारें जाती हैं, पुलिस इंडिपेंडेंट काम करती है। फिर भी वो बंबई की पुलिस जिसने एक जिंदा आतंकवादी को पकड़ा था, शहीद हो गए कुछ जवान पुलिस के, फिर भी जिसकी नामना पूरी दुनिया में एक अच्छी पुलिस में मानी जाती थी, उसके ऊपर भाजपा के लोग कांग्रेस की सरकार को या बिहार की राजनीति के लिए, या शिवसेना बरसों तक तो बहुत अच्छी थी, आज शिवसेना को गाली देने के लिए पुलिस को आप गाली दे रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने 35 पन्नों के जजमेंट में पैराग्राफ 10 में कहा है कि हमने केस डायरी हमारे पास सबमिट हुई थी, माने पूरा इन्वेस्टिगेशन स्कैन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस वाज डूइंग नथिंग रॉन्ग। मुंबई की पुलिस कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। मैं मांग करता हूं भाजपा के वो बयानबाज नेताओं से कि माफी मांगे मुंबई की पुलिस का। किसी भी पुलिस फोर्स को बिना सबूत के डिमोरलाइज करने का किसी को अधिकार नहीं। ये केस की जांच अब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी है। मेरी तो मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगहबानी में जांच हो, वो बिहार सरकार करवाए। क्योंकि आज जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, मोदी जी, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि सीबीआई दूध की धूली नहीं होती है, सीबीआई तो सरकार का तोता होती है, और सरकार कहती है वो बोलती है। सीबीआई दूध की धूली नहीं है, सीबीआई अच्छी नहीं है, वो बार बार मोदी जी कह चुके हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड अगर होता तो और अच्छा होता, पर बिहार सरकार, जेडीयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार अपनी बात वहां रखने में या तो नाकामयाब रही या चाहती नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड वो इन्वेस्टिगेशन हो। फिर भी मैं मांग करता हूं कि सीबीआई अपना फर्ज, अपना धर्म निभाए और इस केस में सही जांच जल्द से जल्द हो। राजनीतिक फायदे के लिए जो भाजपा और जेडीयू बिहार के चुनाव को देख के बयानबाजी करती है, उससे केस में न्याय नहीं होगा। केस की सही जांच हो, यही मेरी उम्मीद है, मांग है, और मैं चाहता हूं। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। धन्यवाद शक्ति भाई। मैं आग्रह करूंगा मित्रों से कि अपने अपने सवाल पूछें। राकेश कपूर जी का पहला निवेदन है। राकेश जी, पूछिए सवाल। मेरा गोविल जी से ये सवाल है कि जो ये नागालैंड समझौता है, तो ये बता दिया आपने कि ये समझौता नहीं, ये फ्रेम ऑफ एग्रीमेंट था। जी, मैंने यही कहा कि फ्रेम ऑफ एग्रीमेंट था। पहले मोदी जी ने कहा कि ये पीस अकॉर्ड है। जी जी, मैं आप ही की बात को एंडोर्स कर रहा हूँ सर। जी आपने कहा, आपने ये बताया, ये सही बताया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसमें जो ये मांग की गई थी, उसमें जो RN रवि हैं, जो मुख्य वार्ताकार थे सरकार की तरफ से, और जो गुप्तचर या खुफिया विभाग के पहले प्रमुख भी रह चुके हैं, स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं वो IB, तो वही मुख्य वार्ताकार बनाए गए थे। तो उनके वार्ता के रहते ये कहा गया कि शेयर्ड सॉवरेनिटी, ये शब्द आया, उसका उन्होंने अपने हिसाब से कहा कि शेयर्ड सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि भारत की प्रभुसत्ता या संप्रभुता के अंतर्गत जो भी समझौता होगा उसके अंतर्गत होगा। मैं उनका वर्जन बता रहा हूँ, मतलब सरकार का कहना ये रहा है जो सूत्रों के मुताबिक।
सरकार ने तो अभी कुछ नहीं बोला है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट फ्लैग, इसके लिए भारत सरकार कभी राजी नहीं होगी। तो इस बारे में आपका क्या, जो सरकार है, जो सरकार ने जो किया, जो उसमें ये शब्द आए, चूंकि अभी तक समझौता नहीं हुआ है, क्या सरकार को नागालैंड को वैसे ही अधिकार, क्योंकि एक तरफ सरकार 370 खत्म करती है जम्मू कश्मीर में और दूसरी तरफ इस प्रकार का समझौता करती है, तो ये जबरदस्त विरोधाभास है अगर कोई ऐसा समझौता होता है। और भारत की प्रभुसत्ता के साथ ये समझौता माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल ये, मेरा जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की राय में क्या ये समझौता उस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए, या तो धारा 371 के अंतर्गत हो, जो कि और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, कुछ दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इसमें डाला गया है, या फिर ऐसा समझौता किया जाए जिससे नागालैंड की अपनी स्पेशल आइडेंटिटी भी बनी रहे और जो असम अकॉर्ड में स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो प्रावधान किए थे वो प्रावधान किए। थैंक यू। मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं। आपने सही कहा है कि मोदी जी ने पहले कह दिया कि पीस अकॉर्ड है, फिर ये आया कि तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, पीस अकॉर्ड नहीं है। प्रधानमंत्री जी को इन बातों का, अब आप इतने वक्त गुजर गया है, आपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात ना तो आपको जो स्टेक होल्डर स्टेट्स है उसके साथ आप शेयर करते हो, ना खुद बोल के आप बताते हो, ना पार्लियामेंट को कहते हो, ना कैबिनेट में भी नहीं गया है, कैबिनेट में भी नहीं ले गए। तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हमारी बात यही है पहले तो कि इसकी स्पष्टता स्वयं प्रधानमंत्री जी करें कि इसमें सच्चाई क्या है। दूसरा, आपने सही कहा है कि अगर इस देश में हम अलग संविधान, अलग फ्लैग, अलग पासपोर्ट, इन बातों को मानेंगे तो फिर देश की सोवेनिटी और इंटीग्रिटी की बात कहां रहेगी। फिर आप उसका लफ्ज कोई भी कर दो, और जिनके साथ आप समझौता करते हो उनका खुद का प्रेस में एक इंटरव्यू आता है और ये जो मैं तीनों बातें कह रहा हूं वो तीनों बातों कहते हैं कि ये हम मांग है हमारी। और एक बात है कि अगर आप उस जो भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करते हो उसमें आप असम की जमीन, आप मिजोरम की जमीन, मणिपुर की लैंड, या फिर आप दूसरे स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कहीं से भी लैंड लेके आप एक अलग से स्ट्रक्चर स्टेट का तोड़ रहे हो, तो स्टेक होल्डर जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनसे बात आपको होनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। अब नागालैंड की चुनी हुई सरकार से भी आप बात नहीं करते हो, वो भी कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं, ये तो यूनियन मिनिस्ट्री कर रही है। तो ये सारे सवाल जो है वो बहुत संगीन सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए हम मांग करते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश में नागा भी हमारे भाई है, वहां पे पीस बने, उसकी भी प्रॉस्पेरिटी हो, मुख्य धारा के साथ सब जुड़े, वो हम कांग्रेस हर वक्त चाहती है। पर ना सोवेनिटी ना इंटीग्रिटी, इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। आप अपने अहंकार के, या मैंने कर दिया, या मत वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, मत प्राप्ति के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद शक्ति भाई। बिलाल जी, आपका प्रश्न भी सुओ मोटो पर है? जी 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 जी, पूछिए सवाल। शक्ति भाई, मैं बिलाल सब्जवारी अर्ज कर रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। सर, जिन तथ्यों को आपने एक बहुत ही तार्किक रूप में रखा और जिसमें बहुत सारे सत्य भी सामने आए, तो क्या इस आधार पे माना जा सकता है कि चाइना को एक और बड़ा मौका भारत की तरफ से दे दिया गया है ताकि वो एक बार फिर हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर अतिक्रमण कर सके? बिलाल भाई, मैं आपका सवाल का स्वागत करता हूं। हमने कभी विदेश नीति पे राजनीति नहीं की है। हम देश के जो भी सरकार रही उनके साथ हम खड़े रहे हैं। आज सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी में, विदेश नीति में ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है। बरसों से जो हमारे वफादार, हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते थे, ऐसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे पड़ोसी है, वो आज हमारे साथ नहीं दिख रहे हैं। चाइना
हमारे वहां घुसता है, मेरे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो जाते हैं, और मेरे प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि चाइना तो हमारी भूमि में आया नहीं है, और फिर चाइना का मुखिया वही हमारे प्रधानमंत्री का बयान लेके दुनिया में अपनी क्लीन चिट ले लेता है कि देखो भारत का प्रधानमंत्री कहता है, तो फिर मेरे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान कैसे शहीद हुए? और मेरे जवान की शहीदी क्या चाइना की ऐप बंद कर दी और आप खुश हो जाओगे कि एक ऐप बंद कर दी तो मेरे जवान की शहीदी का बदला ले लिया आपने? आप तो एक के सामने 10 सर कहते थे, तो 200 को मारो। अब तो राफेल भी आ गया है, अगर उसका इंतजार करते तो। पर असल बात यह है कि विदेश नीति में फेल रहे, कभी कभी नहीं करना चाहिए वो कर लिया आपने। अहमदाबाद में झूला झुला लिया, बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में कभी पाकिस्तान के मुखिया को कोई नहीं बुलाता था, उसको आपने बुला लिया। और दूसरी ओर आप टोटल फेल हो। और ऐसी तरह अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारे बड़े संवेदनशील राज्य है, उसमें अगर इसी तरह का आप खिलवाड़ करोगे, आप ना असम, ना अरुणाचल, ना मणिपुर, ना मिजोरम, उनको विश्वास में लिए बिना कोई ऐसा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर लेते हो जिससे उन राज्यों में भी माहौल जो है वो खराब होगा, तो मैं मानता हूं हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और चाइना जैसे दुश्मन देश इसी चीजों पे निगाह रखे बैठा होता है, उनको मौका हम दे रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू असीम सर। असीम भाई, hello, can you hear me? Hello. जी, या वी कैन हियर यू। असीम। ओके, गुड आफ्टरनून शक्ति जी। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि प्रियंका गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया है बुक में एक, दैट शी agrees with Rahul Gandhi that a non-Gandhi family president can also be there. So what is the official position of the party on this? Thank you. देखिए, यही तो गांधी परिवार का बहुत बड़ा बड़प्पन है। सिर्फ पावर ले लेना या मेरे परिवार मेरे पास पावर रहे, वो गांधी परिवार कभी नहीं कहता है। 1991 में नरसिम्हा राव जी समेत सभी एमपीज गए थे सोनिया जी के पास कि आइए आप प्रधानमंत्री बनिए। सोनिया जी ने कहा था कि नहीं, बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी है, आप लोग अपने में से कोई प्रधानमंत्री बनिए, मैं नहीं। यूपीए 1 बनी, सोनिया जी के नेतृत्व में हम लड़े, उनको प्रधानमंत्री होते कोई नहीं रोक सकता था। सोनिया जी ने कहा मेरे से अच्छा काम एक अच्छे जाने माने इकोनॉमिस्ट नेक इंसान मनमोहन सिंह जी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री उनको बनाइए। यूपीए 2 में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मेरी सेहत थोड़ा साथ नहीं दे रही है, राहुल जी आइए आप प्रधानमंत्री बनिए। राहुल जी चाहते तो यूपीए 2 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं मनमोहन सिंह जी, आपको ही ये टेन्योर पूरा करना है। ये बड़प्पन है। मॉरल बेस पे अगर किसी ने पद छोड़ा तो राहुल गांधी जी ने छोड़ा। आज वो तो जरूर कह चुके थे, उसी वक्त हमने कहा, तभी उनका ये बयान था। पर इस देश का कार्यकर्ता चाहता है, इस देश का हर कांग्रेसी चाहता है कि राहुल गांधी जी ही हमारा नेतृत्व करे। और हमारे कांग्रेस के संविधान के हिसाब से मेरा रोल जो है वो मेरे कार्यकर्ता, मेरी पार्टी तय करती है। इसी तरह उनका जरूर वो कहे, वो उनका बड़प्पन है, पर हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ही हमारा नेतृत्व करें। फैसला दिया है केस के मामले को लेकर, इसमें हमने देखा कि बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस आपस में टकराव की स्थिति इनकी रही। अब जो फैसला आ गया है उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार की जनता की जीत है, क्योंकि बिहार की जनता ये चाहती थी। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को बिहार चुनाव को देखते हुए कुछ ज्यादा ही राजनीतिक बना दिया गया था? देखिए, मैं पहले से कह रहा था कि राजनीतिक बयानबाजियों से कुछ नहीं होता है। हमें सही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होगी। मैंने ये भी कहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सीबीआई, कहते थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थी कि सीबीआई दूध की धूली नहीं है, सीबीआई तो तोता है। तो देश के आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उन्होंने जो कहा था वो आज देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने सच कहा। ये माने भाजपा और जेडीयू और सुप्रीम कोर्ट को कहे कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो बात वो नहीं कर पाए हैं। अब
जो बयानबाजियां होती थी वो आपकी बात सही है, चुनाव को नजर में रखते हुए हो रही थी। वो कह रहे थे कि बंबई पुलिस गलत कर रही है, बंबई पुलिस वहां की सरकार के कहने पे गलत तरीके रास्ते जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन डायरी मांगी थी और इन्वेस्टिगेशन डायरी माने पूरा स्कैन हो जाता है इन्वेस्टिगेशन। वो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने 35 पन्नों के जजमेंट के पैराग्राफ 10 में कहा कि बंबई की पुलिस जो कर रही थी वो सही कर रही थी और कहीं पर भी एक लफ्ज भी बंबई पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है। यही दिखाता है कि जो बंबई पुलिस और बंबई की सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते थे वो सिर्फ चुनावी बयानबाजी थी और उन लोगों को बंबई पुलिस की माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू। एक सवाल स्नेह कंवल जी टीवी 100 से पूछना चाहते थे। स्नेह जी। शक्ति भाई, मेरा सवाल बिहार को लेकर है। अब चूंकि एनडीए में हर दिन आए दिन देखते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच विवाद होता है। आज भी चिराग पासवान ने कहा कि मैं राज्यहित में सवाल उठाता रहूंगा, अगर कोई शिकायत माने तो मानता रहे। साथ साथ उन्होंने जो है कोरोना को लेकर जो बिहार सरकार की तैयारियां थी उस पर भी चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं। देखिए, ये बात सही है कि बिहार में सरकार कोरोना को हैंडल करने के मामले में और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सहाय देने में पूरी तरह से फेल रही है। अगर सही काम सही तरीके से होता तो बिहार की जनता इतनी परेशान नहीं होती। वहां भाजपा और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है, वो सिर्फ चुनावी रणनीति में व्यस्त है, लोगों की सेवा में वो नहीं है। वहां पे बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया आता रहता है और बीजेपी जो है एनडीए का मेन अथॉरिटी और डिक्टेटर इन एनडीए, वो बीजेपी अपना खेल करवा रहा है। वो सर्वे भी उन्होंने करवाया था कि अगर अकेले लड़ने से भाजपा की सरकार क्या बन सकती है, पर वो सर्वे आ गया कि ना, आपका अकेले से कुछ नहीं होगा। तो मजबूरी में अभी उनके साथ है, पर फिर भी उनकी कोशिश है। साथी की जब जरूरत होती है भाजपा उनके पांव पड़ती है और साथी की जरूरत खत्म होने पे उनके पांव नहीं गला काटती है। वो चाहे जम्मू कश्मीर में पीडीपी हो या महाराष्ट्र में शिवसेना हो, ये उनका इतिहास रहा है। तो बिहार में भी बीजेपी अभी आगे क्या खेल करेगी वो तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। सुनील प्रभु जी एनडीटीवी से सवाल पूछना चाहते हैं। सुनील प्लीज कम इन। सिद्धार्थ, उसके बाद आता हूं आपके पास। Mr. Goval, I just want to get back to what you had said about Rahul Gandhi taking over. You had made one very important point. You had said that Dr. Manmohan Singh had asked Rahul Gandhi to become Prime Minister. In your statement, you said that. So when did that happen? Because this has never been revealed, and this is a new revelation that has come from you on an AICC platform. Yes, and in UPA too, you must have someone has taken the interview of Manmohan Singh ji, and it was quoted that मेरी राहुल जी के बारे में जब ये बातें चल रही थी। हाँ सर, ये ओपन है। सुनील प्रभु जी की आवाज टूट रही है। सुनील प्रभु जी, ये आप लोगों ने भी काफी इसको रिपोर्ट किया हुआ था, आप लोगों ने माने मीडिया ने उसी वक्त पे UPA 2 के दौरान आ चुका है। We have not seen any interview. No, sir. We have been covering UPA as well as the Congress Party for time. During UPA 2, and I from सुनील प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है बहुत। So it can be. Sunil ji, he's answered the question. Can be verified. Yeah. It can be verified. No, I just move on to the next. Pranav, because this is a very big revelation that in the middle of press party for the first time is saying that Dr. Manmohan Singh. No, please understand. Please don't start my democratic right. Don't become like the BJP RSS, which you all keep saying. Allow me to speak. Listen to Sunil, please appreciate that in the middle of press conference, he can't show you documents. He made a statement, and let us verify. Go back and verify, and come back again. My second question, sir, is my second point to you, Mr. Shakti Singh Goval, is this Priyanka Gandhi
might have given a statement. Randeep Surjewala has tweeted saying that her statement was on 1st July 2019. Does she still stand by it, or does she not stand by it? Is the question mark that is being raised, because right now people want answers from the Congress party in terms of the leadership. सुनील प्रभु जी, हमने ऑलरेडी कहा कि ये गांधी परिवार का बड़प्पन है। उन्होंने उसी वक्त जब ये उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, उसी दिन की ये बात है, उस दिन पहले की बात नहीं, उसी दिन उन्होंने कहा था कि आप लोग गांधी परिवार से नहीं हो, ऐसे अध्यक्ष को चुनो और उसी में काम होना चाहिए। ये गांधी परिवार का बड़प्पन है। पर आखिर पार्टी में हमारे संविधान के हिसाब से हमारी वर्किंग कमेटी जो करती है तय, और जो एआईसीसी तय करती है, उसको सब उनकी बात मान के चलते हैं। ये बात उस दिन हुई थी जब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए राहुल गांधी जी ने रेजिग्नेशन दिया था। ये उस दिन की बात है और ये उनका बड़प्पन है इस परिवार का कि उन्होंने उस दिन ये बात कही थी, और वर्किंग कमेटी और एआईसीसी वो फाइनल करती है। तो मैंने ये बात आपको कह दी कि उसी दिन ये जो प्रियंका जी की भी बात हुई थी उसी दिन की थी, और ये जो बात हुई थी वो उसी दिन की थी जिस दिन राहुल जी ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करते हुए रिजाइन किया। And I will just add, Sunil, that as far as standing by the statement is concerned, as a chief spokesperson, if he's writing, then where is the question? It's there in the writing and it stands by whatever is written. That's the absolute truth. No. Yeah. No. The writing, I'm talking about the Randeep Street. I'm only asking that you all still want. Yes, that on the 1st of July 2019 was this interview was conducted. सर और लोग भी हैं, हाईजैक मत जी। Okay, I'll come to the last question. Siddharth from ANI has been waiting patiently. Siddharth ji, please पूछिए। सर नमस्कार। मेरा भी सवाल है। नमस्कार सर, मेरा सवाल सर प्रियंका जी की स्टेटमेंट से ही जुड़ा हुआ है। मेरा सिर्फ इतना मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि गैर गांधी होना चाहिए कोई अध्यक्ष, प्रियंका गांधी का अगर एक साल पहले का भी बयान देखें, लेकिन आज भी आप ज्यादातर नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, आप कह रहे हैं कार्यकर्ता चाहता है राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, और वहीं अब इन स्टेटमेंट से हो जाता है कि गांधी परिवार इस बात के लिए एग्री है, उनकी भी इच्छा है कि कोई गैर गांधी भी पार्टी को लीड करे। तो क्या माना जाए कि कोई किसी के लिए स्पेस बनेगा, क्योंकि अभी तो सोनिया गांधी ही अध्यक्ष हैं और आपकी पार्टी का स्टैंड है कि भाई यही जब तक कंटिन्यू रहेंगी जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। तो क्या माना जाए कि कोई गैर गांधी का लिए का कोई स्पेस अभी भी है पार्टी में, या फिर यही चीज जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये वर्किंग, जब अगर एआईसीसी की मीटिंग फुल टर्म पे जब होता है तो एआईसीसी तय करती है और बाकी वर्किंग कमेटी तय करती है। वर्किंग कमेटी का ये फैसला है और वर्किंग कमेटी ने इस बात को कहा है, और वर्किंग कमेटी, अगर मैं भी कांग्रेस का सोल्जर हूं तो वर्किंग कमेटी या एआईसीसी जो कहती है वो करते हैं। गांधी परिवार भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो खुद का ओपिनियन जरूर था, उसी वक्त पे था, पर वर्किंग कमेटी ने तय किया कि आपको संभालना है। और आज देश का हर कार्यकर्ता, देश का हर नौजवान ये चाहता है कि एक पढ़े लिखे साफ पाक इंसान जो दिल से मानते हैं वही बोलते हैं, और कोई फर्जीबाजी जिसमें नहीं है। ये कोरोना के वक्त में उन्होंने जिस तरह से बातें की थी और वो आज साबित हो रही है, जो सरहदों के बारे में, विदेश नीति के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, उसको भले उस वक्त पे मजाक उड़ाया, पर इतिहास बता रहा है कि जो उन्होंने वो कहा था वो सच निकला है। तो इस देश का हर युवा भी चाहता है, हर देशवासी चाहता है कि राहुल गांधी जी को ही नेतृत्व करना चाहिए, और ये डिसीजन लेने का अधिकार वर्किंग कमेटी और एआईसीसी को है। और वो जो अपने विजडम में उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे और उसी हिसाब से चलेगा। थैंक यू। जैनेंद्र फ्रॉम एबीपी, अगला सवाल पूछना चाहते थे। पूछूं सर? हाँ पूछिए ना प्लीज। ओके, थैंक यू सर। सर वो सवाल हो चुका है। एक बार मैं फिर से चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा ऑडियो कट गया था कि बार बार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है प्रियंका गांधी के इंटरव्यू को लेकर जो किताब छपी है उसमें ये साल भर पहले का बयान है। तो क्या आज भी प्रियंका गांधी अपनी बात पर आज भी वही रुख रखती हैं? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2,
कि इस इंटरव्यू की जो रिपोर्टिंग की है मीडिया ने, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के नजरों में वो बीजेपी के इशारे पर की जा रही है। सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई अगर कोई बात पब्लिक डोमेन में आती है तो मीडिया को उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और अगर मीडिया सीरियसली ले रही है प्रियंका गांधी की किसी बात को, भले ही वो साल भर पहले कही गई है जो अब पब्लिक डोमेन में आई है, तो उसे रणदीप सुरजेवाला बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा कवरेज क्यों कह रहे हैं? देखिए, बातें तो जरूर कोई भी कहता है, वो मीडिया रिपोर्ट करती है, पर हेडलाइन कौन सी बनती है और कौन सी बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर कभी किया जाता है, उसको लेके रणदीप भाई ने बात रखी होगी। मैंने उनका पूरा ट्वीट नहीं देखा है, पर आप जानते हो कि हम जो मानते हैं वो कहते हैं, और मीडिया चाहे कुछ भी कहता है ना। हम पावर में थे, कभी सेडिशन का केस करके दबा के डरा के मीडिया के मालिक को कह के इसको निकाल दो उसको रख दो, उस माहौल में कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं काम किया है। आप चाहे कितना भी हमें क्रिटिसाइज करो, आप चाहे कितना भी एसिडिक सवाल दो, हम सवाल करो, हम आपको फेस करते रहे हैं, और मीडिया को हम पूरा सम्मान से देखते हैं। आपका काम है हमारा क्रिटिसिज्म करना, आपका काम है आपको जो ठीक लगे वो करना, हमको उस बारे में जो लगता है वो हम बोलते हैं। सर लेकिन वही सवाल है ना, क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? हम लोग तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको एक सुर में कहना कि ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, ये कहां तक उचित है? और रणदीप जी का ट्वीट अगर आपने नहीं देखा हो तो अभी देख लीजिए सर, और प्लीज उस पर एक टिप्पणी करिए, क्योंकि ऐसे उंगली उठाना तो इसका मतलब फिर आगे से हर खबर करने के पहले आदमी रणदीप सुरजेवाला से पूछे कि सर क्या ये खबर कवर करना बीजेपी के इशारे पर तो नहीं कहलाएगा? क्या ये आप चाहते हैं? भैया अभी डोंट टेक इट पर्सनली। रणदीप भाई ने भी, पर आप जानते हो कि कुछ लोग किस तरह से चलते हैं, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये मेरे मानने में इस चर्चा का मुद्दा इसको हम ना बनाएं। और कुछ लोग क्या करते हैं मीडिया में, वो ऑफ द कैमरा कभी मिलेंगे, आप भी मानोगे मैं भी मानूंगा। तो ये किसी को टारगेट करके सभी को इसको कॉमनली लेने की मैं मानता हूँ जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत बातें व्यक्तिगत रूप से कही जाती है सर। उसको उसी भावना से लिया। अगले सवाल पर आता हूं मैं। सैयद है, आखिरी सवाल IANS से। सैयद Sir, I just wanted to get your reaction on the Sushant Singh Rajput case, because you have mentioned last week that there should be a SIT investigation in the case. Now the Supreme Court has given it to CBI. What Congress has to say on it? No, when the case was pending before the Supreme Court, उसी वक्त पे जब बयानबाजियां आती थी तब मैंने ये कहा था कि आप बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना केस ठीक से रखे और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन मांगे, क्योंकि मोदी जी का खुद का ये मानना था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि सीबीआई दूध की धुली नहीं होती है, सीबीआई तो जो भी सरकार आती है उसका तोता होती है। तो मैं चाहता हूं कि इस केस में ठीक से न्याय हो, तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन मांगे, और बयानबाजी करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या गलत हो रहा है वो ठीक से रखे, ताकि अगर वहां गलत भी हो रहा है, सरकार किसी की भी हो, अगर कहीं पर इन्वेस्टिगेशन में इस केस में गलत होता है तो आप रखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाएगी, उसका भी हम स्वागत करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नो, महाराष्ट्र पुलिस वाज डूइंग नथिंग रॉन्ग। तो पैराग्राफ 10 आप देख लीजिएगा, उसमें कहा तो, और मैं जो चाहता था वो इसलिए चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो, तो इसमें न्याय ठीक से हो। जो मोदी जी कहते हैं कि सीबीआई दूध की धुली नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, ये मेरी मांग थी। पर संभव बिहार सरकार अपना केस रखने में कहीं ना कहीं वहां चुप कर गई और ये नहीं हुआ। थैंक यू। सुप्रिया जी, डू यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन? जी प्रणव जी, मेरा भी सवाल है शक्ति सिंह सर। दिल्ली से लेके गुड़गांव और बिहार तक जो है कहीं ना कहीं स्थिति यही नजर आ रही है कि बाढ़ वाली सिचुएशन है। गुड़गांव तो आज काफी ज्यादा पानी में जो है वो डूब चुकी है, क्योंकि बारिश सुबह से हो रहा है। दिल्ली में भी कुछ हालात ऐसे हैं, इस पे आपको क्या कहना है? मैंने सुना गुजरात में भी हालत बहुत खराब है। हाँ, गुजरात अलर्ट है, रेड अलर्ट। गुजरात में तो अलर्ट है, गुजरात में कोरोना है। कल हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा तमाशा किया और वहां पे विधायक ने एक नालियर तालाब के अंदर फेंका और एक कंपटीशन रख दी कि जो जाके निकाल के ले आएगा
उसको इनाम दिया जाएगा, और कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। एक बच्चा डूब के मर गया, जिसकी लाश अभी तक, ये डेवलप्ड स्टेट है, मोदी जी का, अमित शाह का स्टेट है, 2 दिन से उसकी डेड बॉडी नहीं आई है। तो सरकार जो है वो बाढ़ में नेचुरल कैलिमिटी के वक्त प्रायोरिटी लोगों को कम से कम दिक्कत हो उसकी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इनको तो मस्त रहना होता है, सरकारें तोड़ना, अपनी बनाना, लोगों को डराना, धमकाना और अपना काम करना। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार और बिहार की सरकार और जिन राज्यों के अंदर प्रभाव है अभी बाढ़ का, वो सभी सरकारों को यहाँ लोगों के बचाव में काम में लगना चाहिए। और बात करते हैं हम एनडीआरएफ की, लेकिन जहां जिसकी जो जरूरत होती है वहां पर वो सहायता नहीं मिल रही है, ये हकीकत है। Shakti bhai, I think we have taken many questions now. It's the same questions coming one after another. अब हम सभा को समाप्त करते हैं यहाँ। थैंक यू वेरी मच। सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद। प्रणव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सोशल मीडिया की टीम ने अच्छी सी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू शक्ति भाई, थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू।